पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा दिन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो बैठे, उन पर अदम एतमाद हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने जरूर लाइक करना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि 8 मार्च 2022 का दिन, जब एक तहरीक के अदम एतमाद जमा हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, तो नंबर गेम शुरू हो गई। अगर मगर शुरू हो गई। हुकूमत दावे करती रही कि उनके नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत दावा कर रही थी कि उनको मालूम है कि उनके पास मतलूबा तादाद यानी कि 172 का मैजिक फिगर मौजूद है। जितने भी सियासी पंडित हैं वो कह रहे थे कि अपोजिशन के लिए ये एक बहुत बड़ा सियासी जुआ है। अगर अपोजिशन ये हारती है तो उनकी सियासत बहुत पीछे चली जाएगी। लेकिन हुकूमत पुरएतमाद थी और अपोजिशन उससे ज़्यादा पुरएतमाद थी। इत्तेहादियों ने भी छलांगे मारना शुरू की, अपनी पार्टियां बदलना शुरू की, हमायत बदलना शुरू की। मुस्लिम लीग काफ 5 सीटों के साथ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5 सीटों के साथ और MQM 7 सीटों के साथ, 17 सीटों की ये तीनों जो इत्तेहादी थे, ये अपनी अलग बारगेनिंग इन्होंने शुरू कर दी। अपोजिशन से भी मुलाकातें शुरू कर दी और हुकूमत से भी मुलाकातें शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान अपोजिशन की तरफ से एक बड़ा दावा मुसलसल किया जाता रहा कि 24 से ज़्यादा अरकान PTI के ऑन बोर्ड है अपोजिशन के साथ, और वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। हुकूमत अगरचे इस बात से इनहराफ करती रही और कहती रही कि उनके साथ उनके जो पार्टी है वो इंटैक्ट है, इत्तेहादी साथ है। लेकिन फिर क्या हुआ? गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बात की और कुछ दीगर वज़रा ने बात की कि सिंध हाउस में लोगों को, अरकान पार्लियामेंट को मुक़य्यद किया गया है, यानी कि उनको अगवा करके वहाँ रखा गया है। उसके बाद क्या हुआ? पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ एंकर्स को दावत दी गई कि वो सिंध हाउस आएँ और देख लें कि वहाँ कौन से लोग कैद में हैं। जब ये एंकर्स वहाँ गए तो उनकी मुलाकात PTI के 12 MNAs के साथ हुई, जिसमें 3 खवातीन भी शामिल थीं। इन अरकान ने बात की और इन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं और वो अपनी मर्जी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। और उनका दावा था कि उनके साथ मजीद 12 लोग हो रहे हैं, यानी कि उनकी कुल स्ट्रेंथ 24 है। अब ये लोग जो थे, ये अगर 12 ही को लें जो कि वहाँ मौजूद थे, तो ये 12 के 12 लोग अगर शामिल होते हैं अपोजिशन के साथ, तो अपोजिशन का जो फिगर है वो 175 तक पहुँच जाता है, यानी कि 172 का मैजिक फिगर क्रॉस कर जाता है। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक्सरियत अब ऐवान में नहीं रही। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? हुकूमत भी मुतहरक हुई, क्योंकि कुर्सी छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे आप बेशक कहते रहें कि कुर्सी को छोड़ देंगे, लात मारेंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इस्तीफा देके चला जाऊंगा, लेकिन कुर्सी छोड़ना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाज़ा आप इमरान खान को यकीनी तौर पे हो रहा होगा। क्योंकि वाज़े तौर पर जब उनके पास वोट नहीं रहे, बजाय इसके कि वो 2 ऑप्शन उनके पास हैं, वो इख्तियार करें, यानी कि एतमाद का वोट लें, अवान में अपनी अक्सरियत साबित करें या इस्तीफा दे दें। लेकिन उन्होंने क्या किया है? हुकूमत का एक इजलास हुआ है सियासी कमेटी का, उसमें फैसला हुआ है कि जो लोग मुनहरिफ हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन को, जो कि एक और बड़ी गलती PTI करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई भी शख्स चोरी करने की नीयत करता है तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। सजा हमेशा होती है चोरी के बाद। इसी तरीके से जो आइन का आर्टिकल 63 है, उसमें जो वजाहत दी गई है जो कि अरकान की नाअहली का तयन करता है, उसमें बताया गया है कि जो अरकान तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट डालेंगे, हुकूमती पार्टी के अरकान, उनकी नाअहली का रेफरेंस भेजा जाएगा स्पीकर को, और स्पीकर उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा। ये प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस तब होता है जब कोई भी रुकन तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देता है। लेकिन इन अरकान ने अभी तक वोट नहीं दिया, सिर्फ बयानात के हद तक वो कह रहे हैं कि वो वोट नहीं देंगे। ऐसे में कार्रवाई नहीं बन सकती जब तक वो वोट नहीं देते। बहरहाल हुकूमत की ये भी एक कोशिश है कि इन अरकान को नाअहल करार दिया जाए और इनका वोट किसी तरह काउंट ना हो सके हुकूमत के खिलाफ और अपोजिशन के हक में। लेकिन अगर ये लोग नाअहल हो जाते हैं बिलफर्ज तहरीक अदम एतमाद से पहले और इनका वोट काउंट नहीं होता, तो फिर एक और प्रेशर आ जाएगा वज़ीर-ए-आज़म पर कि वो एतमाद का वोट लें ऐवान से, क्योंकि उनकी अक्सरियत नहीं रहेगी। ये इखलाकी प्रेशर तो होगा, अब इसको माने या ना माने उनकी मर्जी है, लेकिन इखलाकी प्रेशर अब भी पैदा हो गया है कि वो एतमाद का वोट लें या मुस्ताफ़ी हो जाएं। इसके बाद अगला ऑप्शन ये है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए
ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے اسپیکر کو کہ وہ 21 مارچ کو اجلاس بلائیں. اب وزیر اعظم کبھی بھی اسپیکر کو ہدایت نہیں کر سکتے اجلاس بلانے کے لیے، اسپیکر کی اپنی صلاحیت ہے. بہرحال یہ باتیں تو ہوتی ہیں کہ حکومت، ظاہری بات ہے اسپیکر ان کا اپنا ہے تو وہ ان کو انفلوئنس تو کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب 21 مارچ کی تاریخ آ رہی ہے اجلاس بلانے کے لیے، اور اجلاس میں صرف فاتحہ ہوگی. ایک رکن ہے تحریک انصاف کے پی کے سے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے لیے فاتح کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، جس کے بعد دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا اور اس کے بعد پھر ووٹنگ کی تاریخ دی جائے گی. اور کہا جا رہا ہے کہ 30 مارچ سے پہلے ووٹنگ متوقع ہے قومی اسمبلی میں. اگر تو اتحادی اعلان کر دیتے ہیں حکومت چھوڑنے کا تو اس کے بعد تو بالکل کوئی جواز نہیں بچے گا حکومت کے پاس کہ وہ رہے اور وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. لیکن جو ارکان اب چھوڑ چکے ہیں اس کے بعد بھی اخلاقی جواز پیدا ہو چکا ہے وزیر اعظم کے پاس. کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جب سینٹ کی سیٹ اسلام آباد سے حکومت نے لوز کی تھی 169 ووٹوں کے ساتھ، حالانکہ اس وقت ایک جواز تھا کہ 172 ووٹ اپوزیشن کے پورے نہیں تھے، تو اس میں یہ جواز پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اخلاقی طور پر. لیکن اب تو یہ جواز اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ نمبر گیم میں 12 لوگوں کو مائنس کرنے کے بعد اگر یہ 12 لوگ ہی ہم دیکھیں، کیونکہ دعویٰ 24 لوگوں کا ہے اور 12 لوگ اگر نہیں شامل ہوتے تو حکومت اپنی اکثریت کھو دیتی ہے، وزیر اعظم اعتماد کھو دیتے ہیں عوام کا. تو ان کو اعتماد کا ووٹ لینا اخلاقی طور پر باؤنڈنگ ہو جاتا ہے. اب قانون میں کیا ہے، آئین میں کیا ہے؟ تو آئین میں دوستو یہ ہے کہ صدر جب محسوس کرتا ہے کہ وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں تو وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن شاید صدر وہی کریں گے جو ان کو وزیر اعظم کہیں گے، تو وہ شاید اعتماد کا ووٹ لینے کا نہ کہیں. اس لیے اب وزیر اعظم کی اپنی یہ صوابدید ہے، یہ اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں لیتے تو ان کو پھر ایک تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تحریک عدم اعتماد بھی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے گا. تو اب اس سارے سیناریو میں حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. صورتحال سامنے آ چکی ہے، نمبر گیم سامنے آ چکے ہیں. اب ان نمبر گیم کے ساتھ حکومت اپنی اکثریت ایوان میں کھو چکی ہے. حکومت کی اکثریت نہیں رہی، وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں، لیکن ایوان میں ان کی اکثریت اس وقت موجود نہیں. اخلاقی جواز یہی ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو بھی چیزیں سامنے آتی رہیں گی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.